चलिए, सबसे पहले जब मैंने आपको इंड एस 116 स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें अपने को पढ़ना है इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी, तो मैंने आपको बताया कि इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसी की बुक्स में तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा, देन अपना सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा, और देन अपने को स्पेशल इश्यूज पे फोकस करना था। स्पेशल इश्यूज पे फोकस कैसे करना था कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स ट्रांजैक्शंस थे, उनके लिए अपने को ध्यान देना था। अब क्या हुआ कि जैसे हम इनिशियल रिकॉग्निशन करने आए लीज पेमेंट की, तो वहां पे अपने को नोटिस ये करना था कि भाई साहब लीज, पहली चीज तो शॉर्ट टर्म ना हो, शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने या उससे कम की ना हो। दूसरा, लीज इज नॉट फॉर स्मॉल वैल्यू आइटम, इन दोनों के लिए ना हो। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो गई तो फिर हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, राइट ऑफ यूज ऑफ अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन एक्सपेंस। लीज लायबिलिटी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स। बैंक में क्या आएगा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी, और साथ ही साथ प्रोविजन फॉर डीएसआर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सेम एज इन द केस ऑफ पीपीई, है ना, कि अपन को वापस से कोई एसेट यूज कर लेते हैं, कोई जगह पे यूज कर लेने के बाद हमें क्या करना होता है, डिसमेंटलिंग चार्जेस लगते हैं, उसको हम हर साल अनबाइंड करते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए होती है। अब जैसे ही पीपीई का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आएगा, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में हमें सबसे पहले क्या करना है कि आरओयू, राइट ऑफ यूज ऑफ असेट जो है, उसके बारे में बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि या तो आपको कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है या फिर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करना है। फेयर वैल्यू इज नथिंग बट रिवैल्यूएशन मॉडल। दोनों ऑप्शन इंडिया 116 अवेलेबल आपके लिए कराता है। क्योंकि ये एसेट है तो आप इसको अमोर्टाइज भी करोगे, तो अमोर्टाइजेशन एसएलएम बेसिस पर होगा, है ना। अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आरओयू हर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पर होगा। बैलेंस शीट में कैसे आएगा, ये कॉस्ट आ जाएगी एसेट की, सारे के सारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस, और इन केस एनी इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, उसके बाद ये नेट फिगर बैलेंस शीट के बाहर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ असेट। लेकिन साथ ही साथ आप लीज लायबिलिटी का भी तो पेमेंट कर रहे हो। लीज लायबिलिटी के जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, इट इज लाइक अ फाइनेंशियल लायबिलिटी एज पर 109। और अगर आप लीज लायबिलिटी को फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हो तो हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था कि उसका वैल्यूएशन, फाइनेंशियल लायबिलिटीज का वैल्यूएशन अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से होता है। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के बेसिस पे ही हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, एंड साथ ही साथ जो रिपेमेंट हो रहा है लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद रखना, ईयर एंड पर जब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो रहा है तो बैलेंस शीट में आपको यह बताना पड़ेगा कि जितनी लीज लायबिलिटी आपको दिख रही है उसमें से करंट लायबिलिटी कौन सी है और नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी है, आपको एक क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया था दो चीजें। पहला, या तो इंस्टॉलमेंट्स आप ईयर एंड पर पे कर रहे हो या फिर आपने इंस्टॉलमेंट्स ईयर स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर में पे की हैं, डिपेंड करेगा। अगर इंस्टॉलमेंट्स आपने ईयर एंड पर पे किया है, इंस्टॉलमेंट्स आपने ईयर एंड पर ही पे किया है, तो जितना नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है उसी को आप नॉन करंट लायबिलिटी मान लोगे। और अगर जो करंट ईयर की लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी कौन सा अमाउंट आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर लेस नॉन करंट लायबिलिटी। वापस से रिपीट करूंगा, नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, जो हमारी अमोर्टाइजेशन टेबल में क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का, उसको हम आज की करंट नॉन करंट लायबिलिटी मान लेंगे। और करंट लायबिलिटी किसको मानेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर लेस नॉन करंट लायबिलिटी, जितना भी आएगा वो। कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूं कि देखो, ये ईयर एंड वाला था, 99 था, पेड कर दिया। नेक्स्ट ईयर हमने 11 की इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करी, 11 में से 9.9 तो इंस्टॉलमेंट था, पिछले साल का इंटरेस्ट, और जो बैलेंस बचा वो प्रिंसिपल से अपन ने पे किया, तो वो हमारा करंट ईयर हो गया। लेकिन सर, अगर हमने इंस्टॉलमेंट पे करी है कब, ईयर स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, ईयर स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर में अगर हमने पेमेंट किया है, तो जितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, और जितनी इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं वो हमारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये देखो, मैंने आपको टेबल में बना के भी बताया था, नॉन करंट लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर, और करंट लायबिलिटी करंट ईयर इंस्टॉलमेंट। यहां तक ये तो हो गया हमारा कौन सा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट खत्म हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि यहां ही नहीं, यहां पर अपने स्पेशल ट्रांजैक्शंस भी हैं। स्पेशल ट्रांजैक्शन में सबसे पहला स्पेशल इशू है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो जैसे ही बात आती है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैंने आपको बताया कि इंड एस 116 ऐसा बोलता है कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ पार्ट लीज का है, कुछ पार्ट नॉन लीज का है, और
टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपने को गिवन है, तो हमें क्या करना है कि उस टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बाइफरकेट करना है, ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप कैसे करना है? ब्रेकअप हमें करना रहेगा लीज और नॉन लीज दोनों कंपोनेंट में। कैसे? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शुड बी बाइफरकेटेड बिटवीन लीज एंड नॉन लीज इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है मार्केट में चल रही है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, उसके बेसिस पर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बांट देंगे लीज और नॉन लीज के टर्म में। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 15 अपने मॉड्यूल का भी खत्म किया था, जहां पर हमें 90,000 को बांटना था लीज और नॉन लीज में, और हमने उसको बांट दिया था कैसे? लीज कंपोनेंट में उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 85,000 थी और मेंटेनेंस वाले की 15,000 थी, याद होगा आपको। ओके, देन फिर हमारा आता है स्पेशल इशू नंबर 2 और 3 हमने एक साथ ही खत्म कर दिया था, दैट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मॉडिफिकेशन जब भी होगा 4 चीजों की वजह से होगा। एक लीज एग्रीमेंट में 4 चीजें होती हैं, एक तो एनुअल लीज पेमेंट, दूसरा डिस्काउंटिंग रेट, तीसरा लीज पेमेंट, चौथा चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एसेट अंडर यूज। इन चारों जगहों पे ओवरऑल अगर चेंज में की बात करूं तो रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होगी, चेंज इन स्कोप होगा या डिक्रीज इन लीज टर्म होगा, लीज पेमेंट, डिस्काउंटिंग फैक्टर, लीज टर्म या चेंज इन आरओयू ऑफ एसेट, इसके बेसिस पर चेंज होगा। मॉडिफिकेशन का रूप सिर्फ 3 लोग ले सकते हैं, या तो रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होगी, या चेंज इन स्कोप होगा, या डिक्रीज इन लीज टर्म होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अभी यहां पे समझने वाली बात यह है कि रीमेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी, जो मैंने एक स्पेशल एग्रीमेंट आपको बताया था, स्पेशल ट्रांजैक्शन बताया था इनिशियली आपको चार्ट में, ये रहा, तो ये मैंने इसको दूसरा नाम भी आपको बताया कि इसी को बोलते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इज नथिंग बट रीमेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी, और इसको मैं आपको मॉडिफिकेशन के अंदर ही पढ़ा रहा हूं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगा? रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी लग जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी में। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, जैसे ही रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी हुई तो आप बोर्ड नोट्स पे देखते चलना कि चेंज इन द लीज लायबिलिटी, चेंज हुआ है कहां पर? लीज लायबिलिटी पर चेंज हुआ है ड्यू टू चेंजेस इन द एनुअल लीज पेमेंट। आपने कोई एसेट लीज पर लिया तो अगर जो पेमेंट अभी तक हो रहे हैं उसमें कोई चेंज आ गया तो रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग रेट में चेंज हुआ तो भी करना पड़ेगा, लीज टर्म बढ़ गया तो भी करना पड़ेगा। इसके बाद चेंज कैसे निकालेंगे? तो देखो, जो आपकी ओल्ड लीज लायबिलिटी आ रही है उसको ले लो, और जो नए टर्म्स के हिसाब से आपने कैरिंग अमाउंट रिवाइज्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाला है उसको कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा या तो लीज लायबिलिटी बढ़ गई या घट गई। इंक्रीज और डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी, जैसे ही इंक्रीज हुआ तो आपको क्या करना है? सिंपल, एसेट को बढ़ा देना है। एसेट को बढ़ाना है तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। अगर डिक्रीज हुआ रिवर्स मार दो, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट। देख लो सिंपल ये चार्ट में। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? मैंने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करना है लीज लायबिलिटी, देन आपको आरओयू एसेट कैलकुलेट करना है, लीज लायबिलिटी टेबल बनानी है अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन सो दैट आपको ओल्ड लीज लायबिलिटी का बैलेंस मिल पाए। इसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन चेक करना है ताकि आपको अमोर्टाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर दिख जाए, क्योंकि आगे जाके मान लो चेंज इन स्कोप हुआ तो आपको आरओयू राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट का बैलेंस भी तो पता होना चाहिए, यस और नो। इसके बाद कैलकुलेट करना है आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी। ये जो न्यू टर्म्स अपने को दिए होंगे उनके बेसिस पे आपको नई लीज लायबिलिटी का अमाउंट निकालना पड़ेगा। लास्ट में कंपेयर कर दो रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट में क्या आएगा? या तो बैलेंस बढ़ेगा तो फिर एसेट को बढ़ा दो, लायबिलिटी को भी बढ़ा दो, और बैलेंस घटा तो एसेट को घटा दो, लायबिलिटी को भी घटा दो, सिंपल। इसके बाद मैंने आपको इसमें पढ़ा है लेसी की बुक्स में कि भाई साहब देयर में बी चेंज इन द स्कोप। चेंज इन द स्कोप मतलब जो असेट मैंने आपको दिया है लीज पर, उस असेट पे अभी तक मान लो मैंने आपको ऑफिस दिया है 5,000 स्क्वायर मीटर का, ठीक है, लीज पे। आगे जाके मैंने क्या कर दिया? 2,000 का एडिशनल स्क्वायर मीटर का ऑफिस आपसे ले लिया, तो यहां पे चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ असेट हो रहा है। जैसे ही चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ राइट ऑफ यूज असेट होगा वहां पर चेंज इन स्कोप आ जाएगा, और आपकी क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ जाएगा, स्टेप नंबर 7, दैट इज चेंज इन स्कोप। अब चेंज क्या होगा? राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट क्वांटिटी या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। अगेन सेम चीज,
बढ़ गया, इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ आरओयू एसेट, तो फिर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट प्रोपोर्शनेटली, और इंक्रीज करना पड़ेगा लीज लायबिलिटी को भी प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि जैसे ही एसेट बढ़ा तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, और लायबिलिटी अगर बढ़ी तो आपका कोई डिफरेंस भी आएगा। डिफरेंस कहां जाएगा? पी और एल में। डिफरेंस विल गो टू व्हाट? पी और एल। ये चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट डे में यही काम आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप लीज लायबिलिटी को ड्यू टू चेंज इन स्कोप इंक्रीज कर रहे हो प्रोपोर्शनेटली, क्वेश्चन में मेक श्योर कर लेना क्या है, ये कोई पॉइंट ऐसा दिया है कि इंक्रीज इन लीज पेमेंट शुड कमेंसरेट विद करंट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा दिया है इंक्रीज इन लीज पेमेंट्स शुड नॉट कमेंसरेट विद करंट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, देन हमें यहां पे वापस से रीमेजरमेंट करना पड़ेगा लीज लायबिलिटी का। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? लेकिन यही अगर डिक्रीज हो गया, और अगर डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में, तो आपको सिंपली एक ही चीज करना है, डिक्रीज कर दो कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट और डिक्रीज कर दो कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी प्रोपोर्शनेटली। सिंपल। इस पे मैंने आपको बता भी दिया था, 7 स्टेप्स थे, सेम है। स्टेप नंबर 1 लीज लायबिलिटी, स्टेप नंबर 2 भी सेम है, स्टेप 3 भी सेम है, स्टेप 4 भी सेम है। स्टेप नंबर 5 आपको क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी। स्टेप नंबर 6 रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, और लास्ट में आ जाएगा स्टेप नंबर 7 चेंज इन स्कोप। और जैसे ही चेंज इन स्कोप हुआ उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे? अकाउंटिंग कर लोगे। याद रखना, देखो बैलेंसिंग फिगर क्या आया इस क्वेश्चन में, देखो इंक्रीज इन लीज, सॉरी इस क्वेश्चन में ये रहा, डिक्रीज इन आरओयू हुआ था और डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी हुई थी, तो लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरओयू, और डिफरेंस कहां चला गया? पी और एल में। सिंपल। लास्ट स्पेशल एडजस्टमेंट। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको May 24 का क्वेश्चन करने को बोला था, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी में आया था, सिंपल क्वेश्चन था, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 34, ठीक है। फिर मैंने आपको समरी ऑफ मॉडिफिकेशन भी बता दी कि भैया रीअसेसमेंट रीमेजरमेंट हुआ तो आपको कंपैरिजन क्या क्या करना है, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज कर दो प्रोपोर्शनेटली सारी चीजें, इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज कर दो सारी चीजें। बस याद रखना रीमेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी करना पड़ेगा अगर क्वांटिटी एसएएसपी पे नहीं है, याद रहेगा। फिर लास्ट एडजस्टमेंट था स्मॉल वैल्यू आइटम, ऐसे एसेट्स व्हिच कैन बी यूज्ड विद रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, और उनकी वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब बहुत लो वैल्यू है। एग्जांपल टैबलेट, खाने वाला नहीं बेटा, यूज करने वाला। पीसी, फर्नीचर, टेलीफोन। रिकॉग्नाइज, इसकी अकाउंटिंग कैसी होगी? तो सारे के सारे लीज पेमेंट्स को आप क्या कर दो? पीओरएल में रिकॉग्नाइज करो इन एसएलएम मेथड। टोटल लीज पेमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर दो जितना भी आपका लीज टर्म है उससे। अच्छा, एक्चुअल कैश पेमेंट और लीज पेमेंट्स एज पर एसएलएम, इसमें अगर कोई डिफरेंस आया उसको कहां भेजोगे? सस्पेंस अकाउंट पे। सस्पेंस अकाउंट लीज टर्म के एंड में 0 हो जाएगा और बैलेंस शीट में हर साल नॉन करेंट आइटम में पहुंचेगा। सस्पेंस अकाउंट का एक और दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने पिछले 4 दिन में पढ़ा, लास्ट 10 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया इन द बुक्स ऑफ लेसी। पूरा इंड AS 116 में लेसी की बुक्स में जितने कंसेप्ट थे मैंने सारे आपको रिवाइज करा दिए। आई होप इट विल बी यूजफुल टू यू। सी यू टुमारो। कल हम लेसर की बुक्स की बात करेंगे, और लेसर की बुक्स की जब हम बात करेंगे तो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, होमवर्क जरूर कर लेना। बाय।